आज जो हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से हमारा जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि टॉर्क है, उसके बाद क्या कहते हैं गॉस लॉ है, लाइन ऑफ फोर्सेस है, फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इन सब चीजों की आज हम डिस्कस करते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन आसानी से हमसे बन जाएगा। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा कल हम डायपोल पढ़े थे, राइट? डायपोल पढ़े थे, डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। उसके एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था जी, 2kp/r3। फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि kp/r3। आज की क्लास में वीडियो हम पॉज नहीं करेंगे, लगातार कंटिन्यूअसली हम करते चले जाएंगे, ठीक है? आप लोग पीछे से लिखते चले जाइए, देखते जाइए। अगर दिक्कत होगा ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है? अब बाकी फटाफट हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम कुछ सीरियस टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में। आई बात समझ में? चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द केस नंबर 3 हमने पढ़ा था। ये केस नंबर 3 था हमारा, केस नंबर 3 देखिए यहाँ पे ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट r, थीटा ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि अगर डायपोल को जनरल पॉइंट पे कहीं पे, ये मान लीजिए क्या है जी, दैट इज अ -2 चार्ज है और ये आपका +2 चार्ज है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r है, और ये डायपोल पे ये अंदर कितना हो गया, थीटा है, और साथ में ये r डिस्टेंस पे अगर अपने को किसी पॉइंट p पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे EP बराबर जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, दैट इज द kp/r3 इक्वल कितना होता है जी, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे होगा, ये -2 के चार्ज के वजह से इधर की तरफ होगा, ये +2 के वजह से इधर से होगा, इसके बीच का जो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ये एंगल आ जाता है फाई। तो जहां पे tan फाई बराबर अगर निकालना हो तो एक फार्मूला होता है tan थीटा/2, ये फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। वीवीआई रिलेशन है, ये वीवीआई रिलेशन है, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है जी, फटाफट लिखते चलिए। हां, ये है kp/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और tan फाई बराबर क्या होता है, tan थीटा/2। ओके, so this is the relation over here. ओके, जल्दी करें। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, नेक्स्ट है टॉर्क। नेक्स्ट क्या है, टॉर्क। व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? टॉर्क क्या होता है, जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, क्या जी, जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है r डिस्टेंस पे सेपरेट होता है, तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ वेक्टर से। तो टॉर्क जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, फोर्स इनटू, कोई एक फोर्स ले लो, इनटू क्या आ जाएगा, दैट इज नोन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या कहा हमने, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर r डिस्टेंस पे सेपरेट होता है, तो क्या होता है जी, यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, तो ये देखिए जी, टॉर्क बेसिकली रोटेशन को प्रोवाइड करता है। क्या करता है, रोटेशन को प्रोवाइड करता है। तो टॉर्क क्या करता है कि ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये डिस्टेंस है, तो एक फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा टॉर्क निकल जाता है। तो टॉर्क बराबर यहाँ पे हो जाएगा Fr। क्या हो जाएगा जी, ये टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F * R हो जाएगा। अगर यही दोनों थीटा एंगल पे रहेगा, अगर फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है और डिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो टॉर्क वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। ये आ जाता है बेसिकली यहाँ से F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर में टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आ गया, तो टॉर्क बराबर होता है Fr sin थीटा। क्या होता है जी फार्मूला, Fr sin थीटा हो जाता है। आई बस समझ में, ध्यान देखिएगा, Fr sin थीटा, दिस इज अ टॉर्क। बट हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, हमको इस वाले में हमें टॉर्क, ये डेफिनेशन है टॉर्क का, Fr sin थीटा। टॉर्क क्या होता है, Fr sin थीटा होता है। बट हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क जनरेट होता है।
हाउ मच टॉर्क जनरेट बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की वजह से ही रोटेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को रोटेट कर सकती है? हाँ बिल्कुल रोटेट कर सकती है, जब वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिए। ये पढ़ा हमने, अच्छा ये आप हेडिंग दे सकते हैं, है ना, टॉर्क ड्यू टू, क्या हेडिंग दे सकते हैं, टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चार्ज है -q और ये चार्ज है +2 होगा। बीच का सेपरेशन है, यहाँ पे कुछ भी ले लो, d या a कुछ भी है। हम क्या जानते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा q इंटू ई, क्या हो जाएगा q इंटू ई। इधर क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू q इंटू ई। दोनों सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया। बट यहाँ पे देखिए जी, ये यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, ये जो बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन क्या परपेंडिकुलर है? अरे देखो ना, दोनों ये क्या हो गया, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है Fr sin थीटा, Fr sin थीटा। क्या यहाँ पे टॉर्क की वजह से क्या फोर्स लगेगा? देखो थोड़ा ध्यान से जी, देखिए फोर्स है यहाँ पे QE, फोर्स क्या है QE, R के जगह पे A तो है, पर दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टॉर्क को रख दिया जाए, सॉरी डाइपोल को रख दिया जाए, तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है 0। क्या करता है जी 0। बहुत बीबीआई पार्ट है ये। क्या बोला हमने कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रख दिया जाए तो क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल पे 0 डिग्री पे अगर रख दिया जाए अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? नहीं करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में ही अगर कोई, मतलब किसको जी, डाइपोल को रख दो, तो कोई टॉर्क उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। आई बात समझ में? बट केस नंबर अगर 2 की बात करें तो सुनो थोड़ा ध्यान से, केस नंबर 2 की बात करें तो ये डाइपोल है। क्या है ये? डाइपोल है, यानी कि ये है -q चार्ज और ये क्या है +q चार्ज। अब इसको कहां पे रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां पे रख दिया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो इसके वजह से फोर्स लगेगा QE इधर और इसके वजह से फोर्स लगेगा QE इधर। ये बीच का जो डिस्टेंस है r जो भी आपने रखा हुआ है या a, इसका क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल हो जाएगा, यहाँ से इसका ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QE sin cos थीटा, QE cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा QE sin थीटा। साहब मैं डायरेक्ट रेशो दिखाता हूँ अभी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप छापना मत, इसको बस देख लो, ठीक है। और इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QE cos थीटा, QE cos थीटा, और ये क्या हो गया QE sin थीटा। जरा गौर से सुनना, देखो हमने ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसके वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस होगा क्या? नहीं होगा। पर इसके वजह से देखो ना, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और r डिस्टेंस पर सेपरेट है, नहीं है क्या, तो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये रोटेशन प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली यहां से अगर मैं बात करूं तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने r परपेंडिकुलर, फोर्स गुने r परपेंडिकुलर, मतलब कि फोर्स कितना है, क्या आ गया QE sin थीटा, क्या आ गया QE sin थीटा, और ये हो गया आपका r। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जरा गौर से देखो, ये तो टॉर्क बराबर जो आ गया जी फार्मूला आपके पास में, क्या आ गया Q into R, Q into R, ये हो गया E sin थीटा। Q into R को हम लोग क्या कहते हैं जी, डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं जी, अरे बोला यार, कोई भी एक चार्ज है जिसका सेपरेशन को क्या कहते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट P E sin थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण VBI रिजल्ट है ये। तो टॉर्क वेक्टर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या जी, वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्रॉस वेक्टर होता है। छापो जल्दी से, जल्दी कीजिए, केवल डायग्राम बनाने का। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, जरा गौर से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टार्टिंग का वीडियो हुआ पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करती है या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है? तो आंसर इसका हाँ। कैसे करती है जी, देखिए जी, जैसे कि as we know that
कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है जी? कंजर्वेटिव फोर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और पोजीशन फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। कौन सा फोर्स है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है द वर्क, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और देखिए एक प्रकार का ये सेंट्रल फोर्स होता है जो रेडियस के टुवर्ड्स लगता है जनरली। तो ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स की तरह बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ना, क्या होता है जी? माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया यहाँ पे? क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोला हमने? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, इसको लिख दे क्या शब्दों में? हमने लिख दे क्या? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला हमने? वर्क डन, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि WC जो है वो किसके बराबर होता है? माइनस डेल U के बराबर हो जाता है। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं तो वर्क डन बराबर क्या होता है? व्हाट इज वर्क डन? ये होता है F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये आ गया माइनस U। कोई दिक्कत वाली बात? और देखिए यहाँ पे तो ये कौन सा फोर्स होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अगर कोई डाइपोल है यहाँ पे, अगर कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये है प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू क्यू ई। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू ई आ गया आपका फोर्स। वो किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो F वेक्टर बराबर हो जाएगा Q इंटू ई वेक्टर। क्या आ जाएगा? Q इंटू ई वेक्टर हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर बात किया हमने माइनस WC, माइनस WC। तो माइनस W बराबर क्या हो जाएगा? F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो U बराबर आ गया माइनस, देखो यहाँ पे F वेक्टर क्या आ गया? Q इंटू ई, और ये हो गया आपका dr वेक्टर। Q इंटू ई और क्या हो गया? dr वेक्टर। आई बात समझ में? देखिए यहाँ से तो ये आ गया U बराबर माइनस Q इंटू dr वेक्टर इंटू कितना आ गया? ई वेक्टर। व्हाट इज दिस Q इंटू dr वेक्टर? व्हाट इज Q इंटू dr? अरे चार्ज होने बीच का जो सेपरेशन है उसको क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। ये आ गया माइनस का p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये प्रूफ करना था। अरे बोल ना, ये हो गया माइनस का p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? कहां से आया ये फॉर्मूला आपका? तो ये रिलेशन को याद रखिएगा, माइनस p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। हमने चैप्टर में डायरेक्ट लिखा दिया था पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अपने बात को प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे ये आया है। समझे? तो u बराबर आ गया माइनस p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अंडरस्टैंड? पॉज कर दो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या भी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दैट इज नोन एज द ELOF। क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कर्व होता है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? दैट इज नोन एज द, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखिए थोड़ा ध्यान से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के जो पूछे जाते हैं। बोलेंगे दो तीन प्रॉपर्टीज बता दो इसके। क्या प्रॉपर्टीज होता है जी? दो तीन प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहला देखिए जी, लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। कहां से ओरिजिनेट होता है? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। ठीक है? और दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि लाइन ऑफ फोर्सेस कहां पे जाके खत्म हो जाता है? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड? ध्यान रखिएगा इस बात को। तीसरा प्रॉपर्टी जो आता है इसमें, दो लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। दो लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स के एक पॉइंट पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अरे करेगा ना? इसी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक सिंगल पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा क्या? कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा।
कभी भी नहीं करेगी। आई बात समझ में? तो क्या कहा हमने, दो लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या बोला हमने, टू ELOF नेवर इंटरसेक्ट, लिख तो जल्दी से, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रॉपर्टी है कि जितना ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा जी? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अरे समझे? देखिए यहाँ से तो अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू बी और सी में। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा। तो तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। क्या बोला हमने? originated from, कहां से जी? originated from क्या जी? पॉजिटिव चार्ज। कहां से ओरिजिनेट होता है? पॉजिटिव चार्ज से। और कहां से टर्मिनेट होता है? टर्मिनेटेड फ्रॉम टर्मिनेटेड एट क्या जी? नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। कहां पे टर्मिनेट होता है? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। जब कोई लाइन ऑफ फोर्सेस किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करता है, क्रॉस करता है, तो क्या जनरेट होता है वहां पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हेन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस व्हिच लाइन ऑफ फोर्सेस? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज क्रॉसिंग द सरफेस एरिया known as the electric flux। देखिए जी डेफिनेशन इसका दिया है, यहां एग्जाम में पूछ देता है, बोर्ड मॉडल है, ठीक है। देखिए if number of electric line of forces क्या जी? crossing the surface area called, क्या कहते हैं उसको? crossing the surface area called electric flux कहते हैं उसको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। the number of electric line of forces crossing the surface area called electric flux। ओके, देखिए यहाँ से एक सरफेस है और हम जानते हैं कि सरफेस का जो डायरेक्शन है यानी कि एरिया वेक्टर, ये हमेशा ऐसे होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये हो गया ई वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो फाई बराबर जो होता है उस पॉइंट पे, छोटे से पॉइंट पे, डी फाई बराबर क्या आ जाएगा? दैट इज द ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्या आ जाएगा? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान से सुनिएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर मैं इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट करता हूं तो ये आ जाएगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि फाई बराबर जो आ जाता है ये आ जाएगा ई एस cos थीटा। क्या आ जाएगा? ई एस cos थीटा। अंडरस्टैंड? तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। क्या जी? फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी कि ई डी एस cos थीटा, ई डी एस cos थीटा। आया बात समझ में? दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इसको कहते हैं। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जहां पे डीएस क्या है जी? सरफेस एरिया। डीएस क्या है? सरफेस एरिया कहते हैं। डीएस क्या है? सरफेस एरिया वेक्टर। ई जहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हां, फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉज कर दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना वीवीआई बोलो उतना कम पूछ देता है, ठीक है। स्टार्ट। ओके, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम फार्मूला अभी देखे हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है? ईडीएस। क्या होता है? फाई इक्वल टू क्या होता है? ईडीएस होता है। अब यहाँ पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक यूनिट तो
होता है इसका, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ये होता है वोल्ट पर मीटर, क्या होता है वोल्ट पर मीटर, एरिया क्या होता है मीटर का स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया कट गया, तो क्या आ गया जी वोल्ट मीटर, क्या आ गया वोल्ट मीटर आ गया यहाँ पे, हमने दो यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरा वोल्ट मीटर, क्या जी वोल्ट मीटर, ये भी है बात है यहाँ पे। दूसरा डायमेंशन फार्मूला, दूसरा क्या है डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल फार्मूला गाइस, फाई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में ईडीएस, क्या आ गया ईडीएस, क्या देखो जी क्या फार्मूला है, ये आ गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, अरे है ना न्यूटन क्या है फोर्स का यूनिट होता है, पता है ना जी, यानी कि चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे E बराबर क्या होता है F by Q, F by Q, और ये हो गया D फॉर डिस्टेंस, यहाँ पे सॉरी एरिया ना DS, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हो गया मीटर का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से फोर्स क्या होता है जी, दैट इज द केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू कितना आ गया मीटर स्क्वायर, और चार्ज बराबर क्या होता है Q बराबर IT, Q बराबर क्या होता है एम्पियर गुने सेकंड आ गया यहाँ से, यानी बोले तो केजी बोले तो m, ये हो गया L स्क्वायर डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे T की पावर Q और ये हो गया I, यानी कि अगर फाई का डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा I के पावर -1, दिस इज नोन एज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स।